Today we have to study ideal and non-ideal solutions. That solution which follows Raoult's law. Over a entire, a की बजाय the, over the entire range of concentration. बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर सबसे पहले हमने जब पढ़ा था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन सबसे पहले हमने ये लिखी थी, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड अप टू ए सर्टेन लिमिट. थोड़ा थोड़ा करके हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, है ना. तो जितना भी कंसंट्रेशन चेंज करें, चाहे हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएं कंसंट्रेशन चेंज करके, तब भी वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना ही चाहिए. दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. जितना मर्जी कंसंट्रेशन चेंज करें, सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा ही. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. Now if we study the definition of non-ideal, we can easily understand. बात यहाँ से क्लियर हो ही जाती है. तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो तो हुआ आइडियल. तो नॉन आइडियल कौन होगा? That solution which do not follow Raoult's law over the entire range of concentration. मतलब जो हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब बच्चों मेन चीज हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि कोई सॉल्यूशन एज ए आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करता है तो क्यों, या एज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करता है तो क्यों ऐसा है. व्हाट इज द रीजन? तो बच्चों द मेन रीजन इज the interaction between the particles. इसके लिए अगर हम डायग्रामेटिकली समझें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें सिर्फ एक लिक्विड है A, तो वहां हम समझ सकते हैं देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट ऑल पार्टिकल्स आर दैट ऑफ A. अब इधर वाला ए पार्टिकल और दूसरा ए पार्टिकल, इसमें जो अट्रैक्शन होगी वही दूसरे और तीसरे में भी होगी, वही अट्रैक्शन तीसरे और चौथे पार्टिकल में भी होगी. मींस इस कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स में देयर विल बी अट्रैक्शंस बिटवीन ए एंड ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स, है ना. सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं तो सारी अट्रैक्शंस एक जैसी होंगी. क्लियर? सिमिलरली अगर हम कोई कंटेनर में लिक्विड रखते हैं B, तो डेफिनेटली उसमें भी तो बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और सब होंगे किसके पार्टिकल्स? ओनली B पार्टिकल्स. पहला पार्टिकल B का है तो दूसरा भी B का ही है, तीसरा भी. तो
तो पहले और दूसरे में जो इंटरेक्शंस होंगी दूसरे और तीसरे में भी उतनी होंगी, तीसरे और चौथे में भी सेम होगी। मीन्स ऑल द इंटरेक्शंस आर सेम between the particles of B and B. This was the situation when we have taken these two liquids separately in different containers. Now students, if we mix these two solutions, these two liquids and make a solution, now we can understand that there are particles of A as well as the particles of B in the same container, है ना। एक ही कंटेनर में बहुत सारे जो पार्टिकल्स अब इकट्ठे हो गए हैं उसमें A टाइप के पार्टिकल्स भी हैं एंड B टाइप के पार्टिकल्स भी हैं। मीन्स अब इसमें अगर हम देखें कि पहला पार्टिकल अगर A का है तो दूसरा हो सकता है A का या हो सकता है B का, तीसरा हो सकता है A का या वो भी हो सकता है B का। मीन्स देयर मे बी मैनी A टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, मैनी B टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड मैनी A एंड B टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर. So that means we can understand that now there are total 3 type of interactions possible. The interactions between the particle of A with particle of A, the interaction of particle B with particle B. ये 2 टाइप की इंटरेक्शंस तो बच्चों पहले भी थी। अगर किसी कंटेनर में हमने सिर्फ A पार्टिकल ही रखे थे तो उसमें A इंटरेक्शंस थी, और ये जो मिक्स करने के बाद भी हम कह रहे हैं यहां कुछ A के पार्टिकल्स क्लोज हैं तो उसमें A इंटरेक्शंस अब भी हैं, है ना। जब हमने किसी कंटेनर में B लिक्विड रखा था तो उसमें B टाइप इंटरेक्शंस थी। मींस द पार्टिकल ऑफ B इज अट्रैक्टिंग द अदर पार्टिकल ऑफ B। और यहां हम मिक्सिंग करने के बाद भी देख रहे हैं कि इसमें B इंटरेक्शंस तो अब भी हैं, बिकॉज देयर आर सम B पार्टिकल्स क्लोज इनफ टू अदर B पार्टिकल्स. Now the third type of interaction, that is new interaction created here, is the interaction between A and B particles, which was not existing earlier when we had taken them separately in separate containers. हमने A कंटेनर में अलग रखा था लिक्विड, B वाले कंटेनर में अलग लिक्विड रखा था. उस टाइम में ये A B इंटरेक्शंस तो नहीं थी. मिक्सिंग करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद ये जो थर्ड टाइप की इंटरेक्शन है A B इंटरेक्शन, ये नए टाइप की इंटरेक्शंस क्रिएट हुई है जो पहले नहीं थी. अब ये इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है. कौन सी इंटरेक्शन पे? A B इंटरेक्शन पे. अब ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा. तो देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ केसेस इफ वी डिस्कस these new type of interactions which we are calling AB interactions. क्या कह रहे हैं हम इनको? AB interactions. If the AB interactions are same as that in AA and BB interactions. अगर A B वाली जो नए टाइप की जो इंटरेक्शन है, अगर वो पुराने वाली इंटरेक्शंस के सेम है, सेम एज दैट ऑफ AA and BB interaction,
तब तो हम समझ सकते हैं कि पहले पार्टिकल जितना एक दूसरे के क्लोज थे, अब भी मिक्सिंग के बाद भी वो एक दूसरे के उतना ही क्लोज हैं, ना उससे ज्यादा नजदीक आएंगे ना उससे ज्यादा दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जितनी है, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, है ना। देन दे विल बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। अगर इंटरेक्शंस चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा? दैट विल बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल कब बनेगा बच्चों? when the AB interactions are different from AA and BB interactions। AA और BB interactions कुछ अलग थी, और जो नई टाइप की क्रिएट हुई है ए बी इंटरेक्शंस, वो उससे मैच नहीं करती है। या तो इंक्रीज हो गई है पहले से ज्यादा इंटरेक्शन, या तो डिक्रीज। दो ही केस हो सकते हैं, वो हम थोड़ा आगे फर्दर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम ये बात समझ लें कि ए बी टाइप के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो गई है, या तो पहले से ज्यादा अट्रैक्शन हो गई है आपस में, या तो पहले से कम अट्रैक्शन हो गई है। अब इस चीज का हम इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो भी देख लेते हैं। अगर इंटरेक्शन बढ़ेंगी तो क्या होगा, और अगर घटेंगी तो क्या होगा, या इक्वल होंगी तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, वी आर स्टडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। डिफरेंसेस भी हम साथ साथ ही करते जा रहे हैं, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि ए बी इंटरेक्शंस आर सेम एज दैट इन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब पहले पार्टिकल जितना दूर थे आपस में, अब भी उतना ही दूर है। ना वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आए हैं, ना ही एक दूसरे से ज्यादा दूर गए हैं। तो इसका मतलब उनका पहले डिस्टेंस जितना था, अब भी उनके बीच में डिस्टेंस उतना ही रहेगा। और अगर डिस्टेंस उतनी ही रहेगी तो हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0 का मतलब, डेल्टा का मीनिंग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, बहुत बार 10th में भी शायद पढ़ा हो। डेल्टा मीन्स चेंज, तो डेल्टा V मतलब वॉल्यूम में चेंज। अब पार्टिकल एक दूसरे के जितना क्लोज पहले थे उतना ही क्लोज अब भी हैं, ना ज्यादा क्लोज आए हैं ना ज्यादा दूर गए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में भी कोई वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। तो डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। और इधर हम समझ सकते हैं कि ए बी इंटरेक्शन तो पहले वाली इंटरेक्शंस के इक्वल नहीं है, या तो पहले से ज्यादा इंटरेक्शन हो गई, और ज्यादा इंटरेक्शंस हो गई तो पार्टिकल पहले जितना क्लोज थे अब उससे ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, और एक दूसरे के अगर ज्यादा क्लोज आएंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि वॉल्यूम विल डिक्रीज, है ना। और अगर इंटरेक्शंस जो है वो कम हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि पार्टिकल पहले से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पहले जितना क्लोज थे उससे ज्यादा दूर अगर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मतलब या तो पहले से वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, डेफिनेटली सेम तो नहीं रहेगा। डेल्टा V विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Similarly, we can understand the case of delta H। डेल्टा H जानते हैं बच्चों, 11th क्लास में पढ़ा था आपने ये टर्म। डेल्टा H क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। नहीं, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन हम इसको तब कहेंगे अगर हम इसके यहाँ सबस्क्रिप्ट लगाएं F।
हाँ, एफ अगर सब्सक्रिप्ट लगा दिया तब स्पेसिफिकली फॉर्मेशन की बात हो गई। अगर हमने एफ नहीं लगाया तो सिंपली ये जनरल केस है। एच का मीनिंग है एंथैल्पी और डेल्टा का मीनिंग है चेंज। तो डेल्टा एच को हम क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी चेंज, या सिंपल भाषा में हम कहें तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहेंगे? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब क्योंकि पहले जितना इंटरेक्शन था पार्टिकल्स में, अब भी उतना ही इंटरेक्शंस है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें ना पार्टिकल दूर जा रहे हैं ना क्लोज आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें ना हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। तो दैट मीन्स देयर विल बी डेल्टा एच आल्सो इक्वल टू 0। एंथैल्पी भी कोई चेंज नहीं होगी, ना हीट रिलीज ना एब्जॉर्ब। Whereas if we see the case of नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहले की बजाय इंटरेक्शन कम या ज्यादा हो रही है, पार्टिकल पहले से ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं या तो ज्यादा दूर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो दैट मीन्स हियर डेल्टा एच विल नॉट बी इक्वल टू 0। यहां एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होगा, यहां एंथैल्पी चेंज जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड बेसिक पॉइंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। समझ में आया बच्चों? सो हियर वी शुड आल्सो रिमेंबर सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल में हम समझ ही सकते हैं बच्चों, जिसमें इंटरेक्शंस आपस में सेम रहेगी, और इंटरेक्शन सेम तभी रह सकती है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इसमें, तो इंटरेक्शन सेम कब होगी? जब वो दोनों पार्टिकल, ए वाले पार्टिकल भी बी वाले पार्टिकल भी, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल भी और सोल्यूट के पार्टिकल भी लगभग एक जैसे हों, सिमिलर टू ईच अदर इन स्ट्रक्चर्स, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स, है ना? तो अगर उसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो बिल्कुल सिमिलरिटी है, हो गए आपस में आइडियल। उनमें इंटरेक्शंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, दे विल बी नियरली इक्वल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप बड़े अच्छे से इसकी एग्जाम्पल अगर आप एनसीईआरटी में भी पढ़ें, जितनी एग्जाम्पल्स दे रखी है उसमें भी आप ये चीज समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक दिया है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन भी एल्केन सीरीज का मेंबर हुआ, एन हेप्टेन भी एल्केन सीरीज का मेंबर हुआ, और इन दोनों में क्या है? सिंपली ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो समझ सकते हैं दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो दोनों हो गया ना आइडियल सॉल्यूशन मिलाएंगे तो। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल जैसे हमें यहां दिया है बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जिन्होंने देखा है और टोल्यूइन का स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया है 11th क्लास में, तो वो समझ ही गए होंगे कि बेंजीन टोल्यूइन दोनों बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, दोनों में बिल्कुल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। इन दोनों को मिक्स करें तो बिल्कुल एक जैसे से हैं, है ना? तो जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो डेफिनेटली उनमें आपस में इंटरेक्शंस भी सिमिलर रहेंगी, तो दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम लिखते हैं एसीटोन ऐसे और क्लोरोफॉर्म ऐसे। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में आता है वो एग्जांपल, और आपको बहुत अच्छे से उसका याद भी होना चाहिए एग्जांपल।
ठीक है बच्चों।